मिश्रा और आज हमारे साथ में हैं मिस्टर अशोक यादव जी, जो कि CSIR पॉइंट लाइफ साइंस एकेडमी के जो है वो डायरेक्टर हैं। और आज जो है, चूंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन आ रहा है, काफी करीब आ रहा है और दीपावली भी आ रही है, तो ये आपको आज आपको आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रखूंगा, जो कि शायद आपके भी सवाल होंगे। और उन्हीं सवालों से हम इनसे साझा करेंगे कि वो जो सवाल होंगे वो आपके ही नहीं, आप सभी जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी के मन में होंगे कि किस तरीके से इतने शॉर्ट टाइम बचा हुआ है, किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। तो हमने सोचा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं आपके लिए, इससे अच्छा है कि एक एक्सपर्ट से ही उस सारी चीजों को पूछ लिया जाए। तो हमारे साथ में है अशोक यादव जी। तो मैं इनसे कुछ सवाल मैंने जो है वो लिख रखे हैं, ताकि मैं इनसे वो सारे सवाल जो है वो पूछ सकूं। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आप बच्चों के लिए इतना छोटा सा वक्त बचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से बच्चे जो है वो इतने छोटे से टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आने वाली दीपावली है उसके लिए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो एग्जाम है वो बहुत पास आ गया है और इस समय जो है आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। आपको इस समय जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, नई चीजों को नहीं पढ़ना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। आप जितनी चीजें पढ़े हुए हैं उन सारी चीजों को आप क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। जैसे मैं लगातार पढ़ाता रहता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई है लेकिन ये चीज जो है हमें याद नहीं रहती है। देखिए, याद करना एक अलग मैटर है, हमें पहली चीज तो कॉन्सेप्ट को फीड करना है और दूसरी चीज समझ में आ गया है एक अलग बात है, लेकिन वो आपको एग्जाम के टाइम में याद रहेगी, ये बड़ी बात होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चीजों को बार बार रिवाइज करना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उसको एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 3 बार 4 बार जो है आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, एक बात। दूसरी बात, आप ये कैसे जानेंगे कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है ना, हमने जो पढ़ा हुआ है क्या मैंने उस सीएसआईआर लेवल का पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, एक इम्पोर्टेंट ये बात है। तो वो पैरामीटर आपका क्या होगा, आप कैसे जज करेंगे कि सीएसआईआर के लेवल की हमारी तैयारी है या नहीं है। आप सिंपल सी बात है, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है उसको आप क्या करिए, जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए और पढ़िए अच्छे से। आपको पहली बात ये समझिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सीएसआईआर में बहुत बड़ी बात ये होती है कि पहली चीज तो हमें ये समझ में आए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम ये जान पाएंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हमारे उस टॉपिक से आए, जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है उससे आए हुए पिछले 5-10 साल 5-10 जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर उसके क्वेश्चन 90% भी अगर आपको निकल जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि मेरी जो तैयारी का लेवल है सर वो बहुत अच्छा है। सर एक सवाल और है कि बच्चों को जो है, जैसे जो बॉटनी के जो बच्चे होते हैं उनको बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी में जो है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप उनके लिए क्या कहना चाहते ये हैं? या फिर अगर कोई बॉटनी का स्टूडेंट है, उसको जूलॉजी में बहुत प्रॉब्लम होती है, जूलॉजी का है उसको बॉटनी में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप इस समय शॉर्ट टाइम में आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को ये प्रिपेयर एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉटनी का स्टूडेंट होगा तो उसका जूलॉजी वीक होगा और उसका बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन वीक होगा। करें? अगर जूलॉजी का है तो उसका बॉटनी और बायोटेक पोर्शन वीक होगा और बायोटेक का है तो जूलॉजी बॉटनी वीक होगा। ये एक मेजर इशू आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लीजिए आप जूलॉजी के फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक काम करिए कि आप जूलॉजी के जूलॉजी वाला पोर्शन आप पहली बात तो ऐसे तैयार कर लीजिए उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत ना होने पाए। दूसरी बात ये है कि आप जो है जब जैसे बॉटनी में आएंगे या फिर आप बायोटेक पोर्शन का मेरा मतलब है जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, आपका टेक्निक हो गया, आरडीटी हो गया। इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें बायोकेमिस्ट्री, आपके पास इसमें टाइम क्यों बचा हुआ है, तो बायोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल की बात करेंगे, सबसे पहले हम बायोमॉलिक्यूल की बात करेंगे। बायोमॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, हमारा अमीनो एसिड हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। अब जैसे इसमें अब हमें पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो एमिनो एसिड तो वो तो हम तब पढ़ते हैं जब हमारी स्टार्टिंग होती है। एमिनो एसिड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि कौन सा एमिनो एसिड कीटोजेनिक होता है, कौन सा एमिनो एसिड जो होता है आपका ना इस तरीके से पूछ लेता है, प्रॉपर्टी टाइप पूछ लेता है। जनरली जो आपका 2-3 क्वेश्चन आता है, अगर हम जैसे बात करें प्रोटीन की, तो एक क्वेश्चन आपका रामचंद्रन प्लॉट से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहां से आप अच्छे से पढ़ के आइए, अच्छे से एकदम सॉलिड कर लीजिए रामाचंद्र प्लॉट को, वहां से क्वेश्चन आपका आना ही है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप हम बात करते हैं, अगर आप प्रोटीन पढ़े होंगे तो प्रोटीन में आप देखिए एक आता है टर्न आर बेंड, ये क्वेश्चन आता है टर्न आर बेंड। और अभी तक एक पैटर्न चलता रहा है कि हम जानते हैं कि जनरली लोग यही जानते हैं कि जो टर्न होता है अल्फा बीटा और गामा टर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टर्न जो होता है आपका 5 होता है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और तो आपका अपसाइलन, जैसे 5 आपके क्या होते हैं टर्न होते हैं। उन पांचों टर्न को आपको जानना होगा कि टर्न की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट। अब आप लोगों को जो है ये सारे टर्म जानने के लिए इंस्टीट्यूशन आना पड़ेगा, तब जाकर के आप, क्योंकि सर सारी चीजें जो है आपको इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। मेरे पास सर सवाल बहुत ज्यादा है। हाँ, इम्यूनोलॉजी, लोग कहते हैं कि इम्यूनोलॉजी वाले पोर्शन को बहुत सारे लोग इस यूनिट को ड्रॉप कर देते हैं, ये सोच करके कि इसमें पढ़ना बहुत है और इससे क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स के आते हैं। तो आपको क्या बनता है कि क्या ये सच में ऐसी चीजें हैं या फिर सच में इस यूनिट पे बच्चों को ध्यान देनी चाहिए? आप कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो मैं सिर्फ सीएसआईआर के एग्जाम की बात करता हूँ। अगर आप डीबीटी जेआरएफ अगर आप एग्जाम की बात कर लें, आईसीएमआर के एग्जाम की बात कर लें, तो इम्यूनोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। जो लोग एग्जाम देते हैं बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो इम्यूनोलॉजी है अब सीएसआईआर में भी बहुत आता है, दूसरी चीज आईसीएमआर में और डीबीटी में भी बहुत आता है। रही बात जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इम्यूनोलॉजी जो है बहुत बड़ा है, इतना पढ़े कैसे पढ़े चीजें हैं। तो एक बात तो ये है कि अगर पढ़ने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अभी मैं इम्यूनोलॉजी में आपको 3-4 चीजें आपको बता रहा हूँ। जो लोग इम्यूनोलॉजी से डरते हैं वो 3-4-5 चीज एग्जाम के टाइम तैयार कर लें। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लें, आप जानते हैं कि होता है एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग और दूसरा होता है आपका एंडोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग होती है। उसमें बहुत एक प्रोसेसिंग उसको आपको पढ़ लेना। आपका एक क्वेश्चन आता है एमएससी ना, तो एमएससी आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे आप एमएससी में से तो 3 होती है, एमएससी क्लास फर्स्ट, एमएससी क्लास सेकंड, एमएससी क्लास थर्ड। बट जो मेनली हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन एंड एंडोजीनस एंटीजन पे, तो एमएससी आपका 2 चीज में पढ़ना है, फोकस करना है। सीएसआईआर फर्स्ट और सेकंड पढ़ लेना है। दूसरी बात आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लेना है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ना, लीवेज वगैरह कभी कभी पूछ लेता है। टाइप ऑफ आपको एंटीबॉडी पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंप्लीमेंट सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ा होगा और आपको पढ़ लेना है। तीसरा जो होता है आपका हाइपर सेंसिटिविटी, अगला वाला जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही कंफर्म रहता है। और एक क्वेश्चन आपका जो बनता है आरटी, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप क्योंकि टाइम कम है आप उसको किसी भी बुक में आप देखेंगे आपको आरटी डिजिट मिल जाएगी, उसको आप क्या करिएगा रट लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो आपका वैक्सीन है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है ना, किड वैक्सीन होती है, तो कई तरीके की वैक्सीन होती है। वो जो वैक्सीन होती है वो वायरस के लिए भी होती है और बैक्टीरिया के लिए भी होती है। आप उसको अच्छे से कर लेंगे तो कम से कम आपके 15-20 क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी कर सकते हैं। 5-7 दिन आप टाइम दे देंगे, आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आप इम्यूनोलॉजी में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर के कि मतलब उसमें रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, डीएनए रिपेयरिंग है, कई तमाम तरीके के टॉपिक होते हैं, जीन रेगुलेशन है। तो अब रेप्लिकेशन में क्या है कि बच्चे बहुत स्टार्टिंग से लेकर के जिनकी बेसिक्स थोड़ी सी वीक होती है वो बेसिक्स भी पढ़ते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या मॉलिक्यूलर की बेसिक्स पढ़ना कितने हद तक मतलब इस समय एग्जाम में मदद करेगा? देखिए एक बात तो समझिए, आप किसी भी टॉपिक का, ना सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिक हम तब पढ़ते हैं जब अपनी तैयारी को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि बेसिक चीजें तो हमें आती हैं। इस समय हमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे फोकस करना है। वैसे तो हमें सारे पे फोकस करना ही है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे फोकस करना है जहां से लगातार सीएसआईआर क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, जैसे अगर हम बात कर लें न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो आप सोचिए अगर आप पिछले 3-4 बार के एग्जाम को देख लीजिए, एटलीस्ट मुझे लगता है 5 टाइम के एग्जाम को आप देख लीजिए, तो आप देखे होंगे, आप जानते हैं डीएनए के 3 फॉर्म होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। 3 फॉर्म आपके डीएनए होते हैं। उसमें आप किसी भी बुक में जाएंगे एक टेबल है, अगर आप देखेंगे जैसे डीएनए का क्या हुआ, ए फॉर्म का हेलिकल सेंस क्या होता है, बी फॉर्म का हेलिकल सेंस क्या होता है, जेड फॉर्म का हेलिकल सेंस क्या होता है, उसके बारे में भी पूछ लेगा। मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में भी इसका कवरेज पूछ लेता है। शेल कंफर्मेशन क्या होता है, एंटी कंफर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो आप एक काम करिए, न्यूक्लिक एसिड की जो टेबल है आप उसको, तो हम वही कह रहे थे कि आपसे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेलिकल सेंस की,
सीएसआईआर ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि ए फार्म, बी फार्म और जेड फार्म होता है, किसका हेलिकल राइट हैंडेड होता है और किसका हेलिकल क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। आप सुने होंगे सिन कंफर्मेशन और एंटी कंफर्मेशन पूछ लेता है, कंपैरेटिव पूछ लेगा, एक टेबल दे देगा ए फार्म, बी फार्म और जेड फार्म की, पूछ लेगा किसी में किसका सिन होता है और किसका क्या होता है, एंटी होता है। या फिर ऐसे पूछ लेता है आपका मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, ए का मेजर ग्रुप अलग होता है, बी का मेजर ग्रुप अलग होता है और जेड का जो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप होता है वो क्या होता है, अलग होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ समझ जाता है। और एक छोटी सी बात अगर इसमें हम और आपको बताएं तो सुपर क्वालिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सुपर क्वालिंग और टोपो आइसोमरेज, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है, उसको रिलेट करता है, किससे, कैंसर से रिलेट करता है। आप एक पॉजिटिव सुपर क्वालिंग की बात कर लें और या निगेटिव सुपर क्वालिंग की बात कर लें, आप लोग पढ़े होंगे जब नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि पढ़ाने का टाइम तो नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव सुपर क्वालिंग निगेटिव सुपर क्वालिंग को किसके साथ आप टोपो आइसोमरेज के साथ पढ़िएगा। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज कैसे काम करता है। एक मन में सर और सवाल ये आ रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस समय जो इस समय उतने प्रिपेयर नहीं है, मतलब एक हाफ प्रिपेयर स्टेज में है और इस बार वो एग्जाम देने जा रहे हैं और शायद उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनका एग्जाम में किस तरह के एग्जाम से उनका पाला पड़ने जा रहा है। सीएसआईआर एक काफी हार्ड और कॉम्प्लेक्स लेवल का एग्जाम होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चे जो इस बार ड्रॉप हो जाएंगे वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्या करना चाहिए उनको, या फिर मतलब किस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को देखें, क्या आपको क्या लगता है? देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहली बात तो जितने भी लोग सीएसआईआर का एग्जाम देना जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी एमएससी का चल रहा है या जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया हुआ है, तो क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन हम होता है ना एक मोरल एडवांटेज है ना, एक बड़ी बात होती है कि हम एग्जाम में जा रहे हैं कि कुछ हमारे अगर अच्छे नंबर गेन हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ यार हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि हमें दो चीज फोकस करना होगा। एक तो हमारी जो चीज अच्छी है उसको हम और अच्छा कर ले, मतलब अगर हमारा बायोटेक अच्छा है तो हमने बायोटेक को पोर्शन को और अच्छा कर दे, उससे आना वाला क्वेश्चन जो है हमारा गड़बड़ ना हो पाए। अगर हमारा आपका बॉटनी की बात कर ले या जूलॉजी की बात कर ले, जो भी पोर्शन है हमारा उसको एक स्ट्रॉन्ग कर ले। दूसरी बात, जैसे हम आपको सिलेक्टेड टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, हम एक सिलेक्टेड टॉपिक का पूरा एक लेक्चर ही आपको बना के दे देंगे, हर एक टॉपिक का कि इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको हो जाएगा। चीजों को आप बार बार लेके पढ़ के जाइए और क्या करिए वहां पे जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। कोशिश ये करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन करें जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। दूसरा, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जैसे नए लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं है वो किस तरीके की तैयारी करें, किस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए आज हमारे मार्केट में, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, आज हमारे मार्केट में न जाने कितनी ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, और हमारे लिए बड़ी बात ये होती है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो हम कैसे सेलेक्ट करें कि ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए अच्छी है या फिर ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए खराब है। उसका सिर्फ एक पैरामीटर है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाइए, आप 2 दिन 4 दिन आप ट्राई लीजिए, 5 दिन आप ट्राई लीजिए, 2 चीज पे आप ध्यान रखिए। एक चीज पे आप ये ध्यान रखिए कि वहां पे किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, लेवल इन सेंस कितना वो बिलो पढ़ा रहे हैं और कितना वो अपर लेवल का पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, उनकी जो बातें हैं आपको वो कितना इजी लैंग्वेज समझ में आती है। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने तैयारी नहीं किया है और आपको डीएनए एप्लीकेशन सही से नहीं पता है तो 2 तरीके के टीचर होते हैं। आपको बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे, आपको ऐसे बता देंगे डीएनए एप्लीकेशन, आपको लगेगा कि यार डीएनए एप्लीकेशन तो बस इधर ही होता है। तो अगर एक बात बताइए, डीएनए एटीपी के साथ आया हुआ है, बिल्डिंग कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये हमेशा बिल्डिंग करता रहेगा? हमेशा तो नहीं बिल्डिंग करेगा ना। एक टाइम बाद ये क्या करेगा कि जो ये डीएनए एटीपी है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करना होता है डीएनए एटीपी में। और आप जानिएगा अगर किसी के साथ एटीपी लगा हुआ है तो क्या होगा, एक्टिव होगा, और किसी के साथ एडीपी लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा। तो हम किसी चीज को हमें परमानेंट नहीं एक्टिव करना है, अगर हम उसको परमानेंट एक्टिव कर देंगे तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा अनकंट्रोल हो जाएगा। और हम जानते हैं अनकंट्रोल अगर डिवीजन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें उसको क्या करना है, मेल्टिंग के बाद उसको क्या करना होता है, डीएनए एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए आपकी प्रोटीन होती है एचडीए प्रोटीन ना, तो एचडीए प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या करता है, टेलर को कंट्रोल मैनर को ऐसे करके। तो इसी बहाने सर ने आपको जो एचडीए प्रोटीन के बारे में बता दिया है।
और अब जो है जाते जाते सर मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आगे आपकी क्या फ्यूचर की प्लानिंग है बच्चों के लिए, कि आप किस तरीके से अपनी कोचिंग को बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से कौन कौन फैकल्टी मेंबर हैं, क्योंकि आप तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और इम्यूनो बायोलॉजी के जो है वो इम्यूनोलॉजी के जो है वो जानकार हैं। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए डॉक्टर ब्रिजभान यादव से रिक्वेस्ट करूंगा जो है कि वो भी आएं और इस तरीके से एक वीडियो दें हमें, और ताकि मैं वो भी आपसे साझा कर सकूं, क्योंकि वो प्लांट फिजियोलॉजी और आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी के एक बहुत ही अच्छे जानकार हैं। और उनके कई वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग ओटी पे भी है। और बाकी सर आपसे फिर से सवाल पे लौटता हूँ कि आप बताइए कि किस तरीके से आप जो है प्रयागराज के अंदर अपनी कोचिंग को बिल्ड कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बताइए जो है बच्चों को, और साथ में कौन कौन से मेंबर आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया ना, हमने कहा कि आपको किसी भी चीज को पढ़ना है तो बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, टॉपिक को बहुत डिटेल में जाना है, अपनी तैयारी को बेसिक से लेके टॉप लेवल तक लेके जाना है कि आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय जो है मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है, और मैं अनअकैडमी का प्लस एजुकेटर भी हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। और मुझे लगभग एटलीस्ट 6 ईयर हो गए हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, हमारी खुद की इंस्टीट्यूट है, 6 ईयर हो गए मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए। तो मेरी कोशिश जो है इस बार में, हमारी जो कोशिश है कि एक तो 2-3 चीज को आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए? आपका रेफरेंस बुक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको किससे पढ़ना है? लेक्चर आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो लेमिंजर और आपका वाटसन से हो जाएगा। अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको गिलबर्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सेल बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको कूपर और एल्बर्ट पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से क्यूबेस से आपको इम्यूनोलॉजी, तो ये आप अकेले नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है, जैसे मैं डॉक्टर ब्रिजभान सर, जैसे आपने कहा अभी, बहुत हमारे सीनियर फैकल्टी हैं और वन ऑफ द बेस्ट टीचर हम कह सकते हैं, इंडिया के बहुत अच्छे टीचर हैं। और मुझे लगता है कि आर्ट ऑफ टीचिंग बहुत अच्छी है। और हमारी कई सारी जो हमारी जितनी भी टीम है उनके साथ मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक टॉपिक को आपको स्पेशलाइजेशन, जैसे स्पेशली मैं मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, आपका इम्यूनोलॉजी, टेक्निक, ये सारी चीजों को मैं अच्छे से कवर करता हूँ, क्योंकि बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर ब्रिजभान सर जो कि बहुत एक्सपर्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो प्लांट फिजियोलॉजी, आपका इकोलॉजी और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। डॉक्टर तिवारी सर बहुत ही एक्सपर्ट हैं, आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को डिटेल में पढ़ाया जाए। एक इंपॉर्टेंट बात, आपको रेफरेंस बुक से आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका टेस्ट ना, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं और चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, दोनों में हमारा सेम प्रोसीजर होगा। और इम्पोर्टेंट बात है आपका टेस्ट। तो मैं जो इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी आपको संडे टू संडे पढ़ाया जाएगा, उतने टॉपिक का संडे को आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और उस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि आप जब उस टेस्ट को देंगे तो आपका एक लिमिटेड टाइम होगा कि इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन आपने गलत किया हुआ है, कहाँ कहाँ आपने गलत किया हुआ है, कितना आपका नंबर आया हुआ है, कितना आपकी निगेटिव मार्किंग हुई है, कितना आपकी एक्यूरेसी आई हुई है, कितना आपकी रैंकिंग आई हुई है। ये सारी चीजों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस जो बुक है मटेरियल को प्रोवाइड किया जाए। हमारी कोशिश ये है कि जो आपका एक डार्क वाली दुनिया आ गई है ना, एक डार्क दुनिया, मतलब कोई भी आज कोचिंग में बोल ले रहा है और आपको एक भ्रमित कर दे रहा है। मेरी कोशिश ये है कि आप मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। मेरे ऊपर विश्वास करने का सिर्फ एक तरीका है, आप 5 दिन 7 दिन, चाहे आप ऑफलाइन और चाहे आप ऑनलाइन, आप हमारी क्लास को करिए। और मेरी क्लास करने के बाद उसके बाद कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आप जाके जज करिए। आप देखिए कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन 90% सॉल्व हो रहे हैं, तब चीजों को आप कंटिन्यू करिए। यही केस जो है वो न सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, पहला पैरामीटर आप इसी को अप्लाई करिए कि आप पढ़ने के बाद आप देखिए सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और बहुत ही बहुत धन्यवाद जो है सर का कि जो है उन्होंने वक्त दिया हमें। और जो भी बच्चे जो है एक बार फिर से जा रहे हैं
एग्जाम के लिए उनको बहुत सारी बेस्ट विशेष, बहुत सारी दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा हो, और बहुत ही जल्द मैं कोशिश करता हूं कि डॉक्टर बृजभान यादव सर का भी इसी तरह एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।